हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की साइंस का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। और इसमें हम जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और इसी तरह साल्ट किसको कहते हैं। इस चैप्टर के बारे में जो भी कुछ नई बातें होंगी हम वो भी बताएंगे, तो उस नई जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो इस चैप्टर का नाम है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, और ये आपकी एनसीईआरटी की साइंस की किताब का सेकंड चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, एसिड्स होते क्या हैं? अगर मैं सिंपली बात करूं कि एसिड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टर एसिड्स का ये होता है कि उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। हमेशा जो एसिड होंगे उनका टेस्ट सोर होगा। और हम लैब में कैसे चेक कर सकते हैं? दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम ब्लू लिटमस पे एसिड को लगाएंगे तो वो रेड हो जाएगा। लिटमस में आपको बता दूं कि लिटमस दो तरह का होता है। एक लिटमस होता है जो रेड लिटमस जिसको कहते हैं, और इसी तरह एक ब्लू लिटमस होता है। अब लिटमस क्या है? ये एक तरह की केमिकल है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं अपने आप को बताऊं तो जो कि लाइकन से लिया जाता है। लाइकन एक प्लांट्स होते हैं हाई आल्टीट्यूड के ऊपर, जिससे ये निकाला जाता है। और क्या होता है एसिड का कैरेक्टर? ये हमें H+ आयंस देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जो सॉल्यूशन पानी के अंदर, सॉल्यूशन मतलब कोई चीज कुछ भी लिया हमने, उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया तो वो उस चीज का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा क्या होता है? एसिड कोरोड मेटल्स। एसिड जो होते हैं वो मेटल्स को खराब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। अब एग्जांपल्स क्या है? उससे पहले हम जानेंगे कि एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एक वीक एसिड्स होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देते हैं प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन कहते हैं H+ आयंस को, ठीक है, जो बहुत मात्रा में हमें H+ आयंस इजीली दे देते हैं, ठीक है। जिसमें अब क्या आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये H2SO4, ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह HCl का ये फॉर्मूला है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वीक एसिड क्या होते हैं? जो कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल से देते हैं, और देते हैं पर कम देते हैं, है ना। तो जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब ये कहां पे होते हैं? जैसे एसिटिक एसिड हमारे पास कहां पर रहता है? सिरके को कहा जाता है। विनेगर जो हमारी किचन में रहता है उसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड, लेमन में जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर हम ब्लू लिटमस को, ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ये वाला, ये पहले ब्लू था जो रेड है, ठीक है। इसके साथ हमने क्या लगाया? लेमन लगा दिया, या फिर मान लीजिए हमने ऑरेंज लगा दिया। हमारे पास एसिड्स होते हैं। सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। जितना भी ऑरेंज है, मौसमी है ना, किन्नू है और लेमन है, इसी तरह और भी खट्टे फल जितने भी, उनमें सिट्रिक एसिड होता है। तो इससे हमारा ब्लू लिटमस, ये ब्लू लिटमस पेपर था जो हमारा, ये रेड हो जाता है, ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं। अब जो एसिड्स है, फर्दर भी दो टाइप में हम उसको कह सकते हैं। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड हो, उनकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स और दूसरे होते हैं डिल्यूट एसिड्स। ये एक फॉर्म आ गई, ये दूसरी फॉर्म आ गई। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? उसमें एसिड ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, एसिड ज्यादा मात्रा में होगा और वाटर कम होगा, उसको कहेंगे हम कंसंट्रेटेड एसिड। और डिल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें एसिड कम होगा, पानी ज्यादा होगा, ठीक है, पानी ज्यादा हो, एसिड कम हो, उसको हम कहेंगे डिल्यूट एसिड है। तो इस तरह हमने
ये जान लिया है कि एसिड क्या होते हैं। एसिड का टेस्ट सोर होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और प्रोटॉन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और एसिड मेटल्स को क्रूड कर देते हैं। एसिड दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। और कंसंट्रेशन के हिसाब से एसिड दो तरह के होते हैं, एक जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड हो और पानी कम हो उसको कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। इसी तरह जिसमें एसिड की मात्रा कम हो पानी की ज्यादा हो उसको डिल्यूट एसिड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गई बात बेसिस की। हम जानेंगे कि बेसिस क्या होते हैं। अब बेसिस में सबसे पहला कैरेक्टर है कि इनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वे होते हैं बेसिस। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब एक हमारे पास रेड लिटमस भी होता है। क्या होता है? रेड लिटमस। ये पेपर है, नॉर्मल पेपर हमारे पास रहता है जिसको हमने रेड लिटमस के अंदर डाल दिया। ठीक है, रेड लिटमस के अंदर डालने के बाद वो पेपर रेड हो जाता है, और उस पेपर को हम एसिड के अंदर नहीं डालेंगे, बेस के अंदर डालेंगे। अब रेड लिटमस पेपर को जब हम बेस के अंदर डालेंगे, ये हमारे पास बेकिंग सोडा है, ठीक है, जो कि एक बेस है। अब बेस का ये एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में घोल लिया उसको, वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया बेकिंग सोडा का। अब उसके अंदर हमने रेड लिटमस का पेपर लिया और इसके अंदर डिप कर दिया। अब ये रेड से क्या हो गया? ब्लू हो गया। ये सारा पेपर पहले रेड था, जब हमने इसको बेस के अंदर डाला तो ये ब्लू हो गया। और दूसरा कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर क्या होता है बेसिस का? दे गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइल आयंस, हाइड्रोक्साइल आयंस। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब होते हैं तो OH आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, OH आयंस दे देते हैं और एक और आयन देते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी तरह इनका सोपी टच होता है, जब हम इनको टच करते हैं ऐसे लगता है जैसे साबुन को टच कर रहे हैं। और सिमिलरली दूसरा कैरेक्टर क्या है बच्चों? बेसिस है pH वैल्यूज मोर देन 7। अगर हम ये जो आप देख रहे हैं, इसी तरह आपने पहली स्लाइड के ऊपर भी देखा था, ये जो स्केल दिख रहा है आपको, अलग अलग तरह के कलर्स दिख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है? ये pH स्केल है। pH स्केल कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है pH स्केल, जो कि डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के आधार पे बनाया जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे तो वो रेड, हमें रेड दिखेगा वो कलर, ठीक है। और जिसमें जैसे जैसे हमारे ये प्रोटॉन कम होते चले जाएंगे, H+ आयंस कम होते चले जाएंगे और OH आयंस बढ़ते चले जाएंगे, वो ये कलर हमारे पास ब्लू आ जाएगा। अब अप टू 7, ठीक है, जहां से 7 शुरू होता है उसको हम रेंज को कहते हैं एसिडिक रेंज, और 7 को कहते हैं हम न्यूट्रल रेंज। और फिर 7 से लेकर 14 तक जो है उसमें हम रखते हैं बेसिक और अल्केलाइन को। मतलब अगर कुछ 7 तक है किसी चीज का pH तो वो क्या है? एसिडिक है। अगर 7 है तो न्यूट्रल है, और 7 से लेकर 14 तक है तो वो अल्केलाइन है। तो ये pH स्केल के बारे में था। अब pH स्केल में हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, बट इतना याद रख लो बेटा कि बेसिस जो है उनमें pH वैल्यू इज मोर देन 7। ये मोर देन 7 बेसिस की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है। दूसरी बात क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सॉल्यूशन इन अ पोलर सॉल्वेंट दैट इज वाटर। अब अगर पानी के अंदर बेसिस को हम लोग डिसॉल्व कर लें तो वो क्या करते हैं? आयंस में चेंज हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन दे देते हैं, OH आयन दे देते हैं, और जिसकी वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैरेक्टर ऑफ द बेसिस। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई एम श्योर के बेसिस क्या होते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। उनका टेस्ट बेटर होता है, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनका टच जो होता है सोपी होता है, जैसे सोप को टच करते हैं, और उनका pH जो है 7 से ज्यादा होता है, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट। अब बेसिस दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस।
स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस और द हाइड्रोक्साइल आयंस। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बेस को लें, जैसे हमने अभी सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की थी, तो पानी के अंदर उसको घोल लें, अच्छे से डिसॉल्व कर लें, उसके बाद ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद ये हमें डिसोशिएट फॉर्म में क्या देगा? ये हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस दे देगा। कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और OH आयन दे देगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। ठीक है। अब वीक बेस क्या होता है? कंप्लीटली डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस बट नॉट इजीली। ठीक है, ये इजीली डिसोशिएट नहीं होता है और इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन नहीं होती है। ठीक है, माफी चाहता हूं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये इजीली डिसोशिएट नहीं होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है और OH आयन की कंसंट्रेशन भी कम होती है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड MaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। वीक बेसिस क्या होते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे वीक बेसिस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेसिस हैं ना। अब जैसे मैंने अभी लिटमस की बात की, लिटमस क्या है? ये डिटरमिन करता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इंडिकेटर हमारा क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होता है जिसको हम अगर एसिड या बेस के टच में लाएं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें, दीज आर सब्सटेंसेस whose solutions change color or smell due to changes in pH। मतलब अगर हम किसी इंडिकेटर को एसिड के टच में लाते हैं तो उसका कलर या स्मेल चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। इसी तरह बेस के लाएंगे तो उसका कलर डिफरेंट होगा और उसकी स्मेल भी डिफरेंट हो सकती है। तो pH indicators help us determine the acidity or pH value of any given solution। तो इसलिए pH इंडिकेटर के मदद के साथ हम ये कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है ना, या फिर न्यूट्रल है। वो कैसे पता चलेगा आप कोई चीज एसिडिक है? मान लीजिए हमने रेड लिटमस की बात की, तो रेड लिटमस को हमने क्या किया था? सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर डाल दिया था, तो क्या हुआ था? अभी आप देखिए क्या हुआ था हमारे पास। रेड लिटमस को डाला तो ये ब्लू हो गया। ठीक है, मतलब उसका जो कलर हुआ ब्लू हो गया ना, तो हम pH स्केल के ऊपर इस कलर को मैच करेंगे कि कहां पे रहता है। अगर ध्यान दें तो ये 10 के साथ ज्यादा मैच करता है, तो इसको हम यहाँ पे हमारे pH पेपर के ऊपर ये चार्ट बना रहता है और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा कलर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब इस रेड लिटमस पेपर के ऊपर क्या लगा हुआ था? रेड लिटमस लगा हुआ था, मतलब रेड लिटमस सॉल्यूशन लगा हुआ था जो कि बेस के कांटेक्ट के अंदर आने के बाद ये ब्लू हो गया है, जो कि यहाँ पे 10 पे मैच करता है। तो इसका मतलब ये है जो ये सॉल्यूशन है ना, इसका pH 10 है। ये pH क्या है? इसका 10 है, अल्केलाइन pH है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन है। जो इस ग्लास के अंदर दिख रहा है ये बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि इसका कलर यहां पे मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम इंडिकेटर्स के साथ कोई चीज बेसिक है या फिर एसिडिक है या न्यूट्रल है वो डिसाइड कर सकते हैं। और इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? इंडिकेटर बेसिकली इस तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जिनका सोर्स नेचुरल हो, ठीक है, जैसे प्लांट से दिए जाएं, ठीक है, तो उनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब रेड कैवेज है, इसकी डाई है, यूज होती है, एज एन इंडिकेटर काम करती है। इसी तरह ये स्मेल के लिए इंडिकेटर रहता है अनियन, ठीक है। और सिमिलरली ये हमारे पास हल्दी है, टर्मरिक जिसको कहा जाता है, तो ये भी अलग कलर देती है व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट ऑफ एसिड और अ बेस। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमने लिटमस ले लिया। अब लिटमस क्या होगा? अगर एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है, और बेस में डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा।
तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। कहां से? लिटमस के कलर से पता चल जाएगा हमें। अब टर्मेरिक है, हमारे घर में रहती है हल्दी, तो क्या करेंगे हम उसको सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे, एसिड के अंदर डालेंगे टर्मेरिक सोल्यूशन को, तो वो येलो ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं आएगी कोई। पर जब हम बेस में डालेंगे ना, बेस, अब घर में आप सोप लो, सोप का थोड़ा सा सोल्यूशन बनाओ, उसके अंदर टर्मेरिक डाल दो, तो आप देखो कि रेड हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। टर्मेरिक ले लिया, उसको पानी में घोल लिया, उसके घोलने के बाद आप सोप के सोल्यूशन में डाल दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इंडिकेटर से पता चल जाएगा कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर्स। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कौन टाइप के होते हैं? वो केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, मतलब फैक्ट्री के अंदर तैयार कर सकते हो, लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर सकते हो, उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जो किसी सोर्स से ना मिले, हम लोग खुद बनाए कोई केमिकल मिक्स करके, ठीक है, नया केमिकल बनाए। तो जैसे हमारे पास कौन सा रहता है? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन। ये मिथाइल ऑरेंज इस तरह का पाउडर होता है, अगर फिनोल्फेथलीन को हम घोल लें पानी के अंदर तो ये पिंक सोल्यूशन बन जाता है। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन ये दोनों क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, ये लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। अब तीसरे इंडिकेटर्स क्या आ गए? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी, ओल का मतलब होता है जो हमारे स्मेल सिस्टम के साथ संबंधित हो, ठीक है, हमारे नोज के साथ संबंधित हो, मतलब हमें स्मेल से पता चले कि इसकी स्मेल चेंज हो गई है, तो अब इंडिकेटर की स्मेल चेंज होने से हमें पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। कैसे? जैसे हमने अनियन लिया, ठीक है, अनियन के ऊपर हमने एसिड डाल दिया, मान लीजिए एसिटिक एसिड डाल दिया, ठीक है, जो कि एक वीक एसिड है, तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक। अब जैसे ही आप बेस डालोगे ना, तो कोई स्मेल नहीं आएगी। यही वजह है जब आप हाथ धोते हैं ना, अनियन काट लिया आपने, प्याज काट लिया, प्याज काटने के बाद आपने क्या किया? अब स्मेल आने लगेगी हाथ से। अब उस स्मेल को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? साबुन से धोते हैं। साबुन का पीएच क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। तो वो साबुन क्या होती है? हमारी सोप क्या होती है? वो बेस होती है बेटा। अब बेस के साथ हम जब धोएंगे अनियन को, जो हाथ पे लगा हुआ है, उसका रस लगा हुआ है, तो वो साफ हो जाएगा, ठीक है, स्मेल खत्म हो जाएगी अनियन की, ठीक है। तो अनियन क्या है? अनियन ने ये बता दिया है हमें कि मेरे ऊपर अब बेस लग गया है, इसलिए मैं अब कोई भी स्मेल नहीं दूंगा। इसी तरह क्लोव ऑयल है, ठीक है, ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं दोनों। तो कोई आपने एसिड लिया, ठीक है, मान लीजिए सिट्रिक एसिड ले लिया, अब ना तो अनियन की स्मेल इससे जाएगी ना इससे जाएगी, इसकी स्मेल वैसे ही रहेगी। जैसे ही आप साबुन से धोएंगे तो स्मेल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स काम करते हैं। अनियन और क्लोव ऑयल जो है यहाँ पे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसिस की। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकली, ये तो मान लीजिए इंडिकेटर है, कोई कहेगा मैं नहीं इसको मानता भाई, कुछ और करके दिखाओ। चलो उसको दिखाते हैं क्या होता है एसिड, कैसे पता चलेगा एसिड है ये। हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी बात की थी कि एसिड जो है वो मेटल को कोरोड कर देते हैं, ठीक है, मेटल को खराब कर देते हैं। तो हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ, किसकी? एसिड्स की और बेसिस की, ठीक है। चलिए पहले एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। एसिड लिया हमने, कोई भी मेटल ली एक और एसिड लिया, फिर हमने उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये एरो हेड जो होता है, इसका मतलब होता है रिएक्शन इस तरफ जा रही है, मतलब ये रिएक्टेंट है हमारे, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और इससे ये चीजें बन रही हैं। तो हमें क्या मिलता है? मेटल और एसिड को मिक्स करने के बाद साल्ट मिल जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने HCl लिया, घरों में रहता है HCl, किस फॉर्म में रहता है? फ्लश को धोने के लिए जो आपका हार्पिक होता है ना, उसके अंदर HCl रहता है बेटा। अब जिंक हार्पिक लिया और क्या करोगे आप?
जिंक मेटल के साथ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देन सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसको थोड़ा ध्यान से, ये टीचर की प्रेजेंस में ही करना क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, ये थोड़ा डेंजरस रहता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह आप एसिटिक एसिड विनेगर को ले सकते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं तो हमें जिंक एसीटेट मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब भैया हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, हमें कैसे पता चलेगा? जिस टेस्ट ट्यूब में ना आप जिंक के साथ एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो तो वहां पे आप ऊपर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इवॉल्व होगी, बाहर की तरफ जाएगी, है ना, गैस तो उड़ जाती है ना, और जैसे ही उड़ेगी इस पोर से तो आप वहां पे क्या लेकर जाओगे, मैच बॉक्स, जलती हुई मैच बॉक्स लेके जाओगे। सपोज करो ये हाइड्रोजन गैस है और ये निकल रही है, आप आग लेके गए इसके पास, ये पॉप साउंड देगी, एकदम से पटाखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो पॉप साउंड देती है हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ते हैं। अब बेसिस के साथ जब हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं ना तो क्या होता है, बेस ले लिया कोई, उसके साथ मेटल को रिएक्ट करवाया, साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है, इसी तरह जिंक के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। और इसी तरह हाइड्रोजन गैस को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पॉप साउंड देती है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद ऑल मेटल्स आर नॉट पॉसिबल, सारे के सारे मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही मेटल हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये एक कैरेक्टर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस में से। अब पॉप साउंड कैसे होगी आप देख सकते हैं, यहां पे हमने एक एनिमेशन लगा रखी है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो ये जैसे ही आके कांटेक्ट में आएगी एक पॉप साउंड के साथ बड़ी फ्लेम निकलेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे पॉप साउंड आपको सुनाई देगी, जो कि आपको यहां पे सुनाई नहीं दे सकती। तो ये हाइड्रोजन गैस का एक एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद मत करना, लैब में टीचर की प्रेजेंस में ही अच्छा रहेगा। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में से सेकेंड रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड मिला दिया, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट सॉलिड ले लिया, इसको कहते हैं मेटल कार्बोनेट। सोडियम एक मेटल है, CO3 को कार्बोनेट कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट सॉलिड, S फॉर सॉलिड। डबल अमाउंट ले लिया हमने HCl का, ठीक है, ये लिक्विड होता है हमेशा HCl, ठीक। आप डाल दिया, हमारे पास बनेगा क्या, साल्ट, है ना। साल्ट क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम है ना ये 2 HCl क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाइड है, तो 2 क्लोरीन है, 2 सोडियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ एक्वस बन जाएंगे। मतलब पानी के अंदर जिस रिएक्शन के साथ जिसमें रिएक्शन हो रही होगी वहां पे ये एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, मतलब ये घुले हुए होंगे। और होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और वाटर बन जाएगा, ठीक है। CO2, इसमें CO2 निकला कार्बोनेट से, और रह गया एक। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये वाले आप देख सकते हो, ये हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन तो चला गया, और उसके बाद यहां से ऑक्सीजन मिला तो बना क्या हमारे पास, पानी, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, और कार्बोनेट में से CO2 निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलके, ये हाइड्रोजन के साथ मिलके, ये दोनों आपस में वाटर बना देंगे। तो इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं। कब, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। अब सेकंड है मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड। मेटल बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया हमने, HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, सोडियम क्लोराइड बन गया एक्वस जो कि घुला हुआ रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और वाटर बन जाता है। अब ये जो रिएक्शन हम सोच रहे हैं ये तो हो गई एसिड के साथ, पर अगर यही रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट की या सोडियम बाइकार्बोनेट की यहां पे बेस लगाए तो नहीं होगी। ये रिएक्शन जो है मेटल की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स, कार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बोनेट्स, दे डोंट रिएक्ट विद द बेसिस। नेक्स्ट, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई हमारी यहां पे, ये आप देख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है दोनों जगह पे, ये गैस फॉर्म में हुई है। इसको कैसे चेक करेंगे हम? सिंपल है, क्या लोग लाइम वाटर, क्या होता है लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है। ठीक, और जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो मिल्की वाटर बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जिसको कहा जाता है मिल्की वाटर, और इसके साथ बन जाएगा हमारे पास पानी। क्या करेंगे? रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकली, यहां पे रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप क्या करेंगे? इसमें फूंक डाल देंगे। ठीक है, मतलब हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा, मिल्की वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसा होता है। अब हमने रिएक्शन करवाई सोडियम बाइकार्बोनेट की, जैसे पहले पढ़ा है हमने HCl के साथ, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ठीक, अब इससे रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ऐसे कनेक्ट करके एक यू ट्यूब के साथ यहां पे एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर ले जाएंगे, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ऐसे जाते 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 इसके अंदर चली जाएगी, मिक्स हो जाएगी। यहां पे क्या होगा? यहां पे लाइम वाटर रखा हुआ होगा, ये वाला। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होगी और इसको क्या कर देगी? मिल्की कर देगी। ठीक है, जो रिएक्शन से निकलेगी। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमने जब फूंक मारी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, लाइम वाटर के अंदर, तो वो मिल्की हो गया था, और हमारी रिएक्शन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो यहाँ पे लाइम वाटर को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की कर देगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है भैया यहाँ से। अब अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दे हम लोग, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कर दे, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा ये बना था, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में, और पानी वहां पे था ही, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा जो कि कलरलेस होता है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से ये जो मिल्की सॉल्यूशन है, ये क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो ये एक अनदर टेस्ट है इनडायरेक्ट वे से, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। अब एसिड बेस की एक और प्रॉपर्टी है, बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, वो है ये आपस में भी रिएक्ट करते हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, और इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है, बेस की बेसिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो बनता क्या है? हमारे पास साल्ट बनता है एंड पानी बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। कैसे? अब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिक्स कर दिया, बना क्या? सोडियम क्लोराइड, नमक बन गया और पानी बन गया। ठीक है, एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के बाद साल्ट बनाते हैं एंड पानी बनाते हैं। जब यहां, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल ली है HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बना हमारे पास सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। When an acid and a base react to form a salt and water, it is called a neutralization reaction. The base and acid neutralize each other. The water molecules are produced from proton and OH ion. प्रोटॉन कहां से आता है? H प्लस आता है एसिड से, OH आता है बेस से, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? H2O। क्या बनाते हैं? H2O। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस के साथ मिला, साल्ट एंड वाटर बन गए, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, अब रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बना देते हैं। जैसे HCl है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड है,
ठीक है, ये कैल्शियम एक मेटल होता है, ऑक्साइड ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। हमारे पास साल्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट होता है, ठीक है, और पानी बन जाता है। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल लिए हमने 2HCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में। तो HCl के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप मिलाते हो तो क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है प्लस पानी बन जाता है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करने के बाद साल्ट बनाते हैं और पानी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, नाउ अब रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अभी तो हमने मेटेलिक ऑक्साइड्स की थी, क्यों, यहाँ पे मेटल है कैल्शियम, यहाँ पे मेटल है मैग्नीशियम। अगर हमारे पास नॉन मेटल हो और हम बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाएं, बेस कौन है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नॉन मेटल क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, दोनों नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है तो ये है क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, क्या कौन सा ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। क्यों, कार्बन नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है तो ये ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक, और इन्हीं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को इसलिए बेसिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये बेसिक है बेटा, एस रह गया यहां पे। ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड इनको कहा जाता है। किनको, नॉन मेटल ऑक्साइड्स को। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया हमारे पास। ठीक है, तो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। एसिड एंड बेसिस इन वाटर, अगर इनमें हम पानी मिला दें तो क्या होता है, अगर एसिड को पानी के अंदर डाल दिया जाए आयन बन जाता है और एक एनायन बन जाता है। एनायन कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को। किसको कहते हैं, एनायन, ANION, एनायन, क्लोराइड एनायन। ठीक है, और हम यहां पे देख सकते हैं ये H प्लस एसिड से है, ये वाटर दोनों मिलके H3O प्लस बन गया, जिसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अगर बेस को पानी के अंदर मिक्स कर लें, डिसॉल्व कर लें तो क्या होता है, OH आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड लिया, पानी के अंदर घोल लिया, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, जो हाइड्रोक्साइल आयन्स बन जाएंगे जो कि एक्वस होंगे, मतलब तैर रहे होंगे, हमें दिखेंगे नहीं, कलरलेस सॉल्यूशन होगा, कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा हमें। इसी तरह हम लोग अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर घोल लेंगे तो मैग्नीशियम आयन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स मिल जाएंगे। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अगर पानी के अंदर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो पोटाशियम आयन एंड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइल आयन बन जाएंगे हमारे पास। तो इसी तरह जो बेस होते हैं वो कैटाइन एंड एनायन में चेंज हो जाते हैं। अब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटाइन, CATION, कैटाइन। जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है, ये एनायन है, OH क्या है, एक एनायन है। तो बेस को पानी के अंदर मिक्स करने के बाद वो कैटाइन एंड एनायन में बदल जाता है। अब जितनी भी अल्कलीज होती हैं, अल्कलीज किसको कहा जाता है, जो पानी के अंदर घोलने के बाद बेस बना देती हैं। ठीक है, उनको अल्कलीज कहा जाता है। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इसी तरह अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें जो फर्स्ट ग्रुप है उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर मिक्स होने के बाद वो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं सारे। ठीक है, तो ये अल्कलीज हैं। बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज एंड प्रोड्यूस अ बेस। ठीक है, रिमेंबर दैट ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सारे बेस नहीं पानी के अंदर घुलते हैं। सबसे कॉमन जो है पानी के अंदर जो डिसॉल्व हो जाते हैं और बेस बनाते हैं, या कॉमन अल्कलीज कौन कौन सी हैं जो हम आमतौर पे जानते हैं जिनको ज्यादा, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये मोस्ट कॉमन अल्कलीज है। अल्कलीज कौन होती है,
अल्कली मेटल एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके। तो फर्स्ट ग्रुप के सभी मेंबर्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, वो मेटल का ग्रुप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर मिक्स होने के बाद क्या देते हैं? बेस देते हैं, ठीक है। तो उनमें से सबसे कॉमन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड ग्रुप में आते हैं हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? कॉमन अल्कलीज हैं। नाउ अब इज देयर समथिंग कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस? हमने डिफरेंसेस पढ़े, उनकी रिएक्शंस पढ़ी। अब कुछ है ऐसा कॉमन के जो एसिड और बेस में होता है? जी हाँ, होता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखिए, जितने भी एसिड है ना, वो हमेशा H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। और जितने भी बेसिस हैं वो OH आयंस प्रोड्यूस करेंगे। आपके लेवल तक, मैट्रिक लेवल तक इतना समझना काफी है। जितने एसिड हैं वो H+ आयन देंगे और बेसिस O+ आयंस देंगे। और इसी तरह क्या होता है? These are the H+ ions which are responsible for the acidic properties, ठीक। ये H+ आयन की प्रॉपर्टीज ये है जिनकी वजह से एसिड होते हैं, और OH आयंस की वजह से बेस होते हैं। मतलब OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं